और साथ ही साथ बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। शेखावत जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो आपको शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संबोधन दिया और उस संबोधन में प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी 2.0 है उसको एक उत्सव के रूप में, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक फेस्टिवल के रूप में बनाने का अनुरोध किया समूचे देश से। हाउ बिग इज दिस? देखिए, शारदीय नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को। मैं जब स्टूडेंट लीडर था उससे पहले भी बहुत बार बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में, प्रोग्राम्स में मुझे मंच के सामने बैठने का अवसर मिला। तब एक ही चुनौती होती थी कि अपने आप को जगाए रखना, ताकि कैमरा कहीं घूमे और आप सोते हुए कैद न हो जाओ। लेकिन अब जब मंच पे होते हो तब खुद को भी जगाए रखना होता है और सामने वालों के ऊपर भी। और मुझे एक बात याद आई, पार्लियामेंट में किसी को आप लोगों ने पकड़ लिया था सोते हुए। तो देखिए, पार्लियामेंट में स्वाभाविक है, एक सांसद, मैं जानता हूं एक लोकसभा का सांसद होने के नाते कितना काम करना पड़ता है, शायद मुझे लगता है कि सामान्य लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं यदि मेरा कहूं तो मैं साल में लगभग 150 से ज्यादा रात मेरे शहर और दिल्ली के बीच में जो ट्रेन चलती है उसमें गुजारता हूं। मतलब एक बेडरूम में एक बिस्तर पे अगर मैं अधिकतम रात कहीं सोता हूं एक साल में, पिछले इतने इतने सालों से, तो वो मेरी मंडोर एक्सप्रेस की ट्रेन है। अब एक सांसद बेचारा सुबह 6 बजे अपना काम शुरू करता है, रात को 1 बजे तक लोगों से बात करता है, रात को 2 बजे लोगों का फोन उठाता है। उसको कहीं दिन भर के पार्लियामेंट में बैठे हुए एक आध झपकी आ जाए, ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जहां तक जीएसटी रिफॉर्म्स की बात है, जीएसटी रिफॉर्म्स केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं है जी। जीएसटी रिफॉर्म्स केवल मात्र एक करों में राहत जितना विषय नहीं है। जीएसटी रिफॉर्म्स पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, जो यूपीए के समय बेपटरी हुई थी, उनके लोन देने की कल्चर के चलते हुए जिस तरह से हमारे बैंक बर्बादी के कगार पर थे, पॉलिसी पैरालिसिस के चलते हुए जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में खड़ा किया गया था, वहां से लाकर के आज भारत कड़े और बड़े फैसलों के आधार पर, लोकहित और देश हित में लिए गए निर्णयों के आधार पर आज जिस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है, जब देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4 साल से लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, देश का कर संचय का बेस जो है ब्रॉडन होकर के 2.5-3 गुना बढ़ गया है। देश का टैक्स कलेक्शन 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए पर मंथ के बीच में जब जीएसटी लागू हुआ था तब था, वहां से लेकर के आज 2 लाख करोड़ रुपए प्रतिमाह हो गया है। ये देश के लिए उन सारे फैसलों और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की प्रगति की परिणति है। और जब प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले के प्राचीर से देश 2 बार दिवाली मनाएगा, देश दिवाली से पहले दिवाली के मोड में आ चुका है जी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल एक टर्म को यूज किया, न्यू मिडिल क्लास। उसमें सरकार का संदर्भ क्या है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण से पहले, 2014 से पहले, गरीबी हटाओ इसको एक नारे की तरह या राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया गया था। लेकिन देश में गरीबों की संख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी। पहली बार किसी ने व्यावहारिक तौर पर काम करते हुए देश में गरीबी और गरीबी से जुड़े हुए विषयों को एड्रेस करने पर काम किया। योजनाओं का ही केवल निर्माण की नहीं किया, अपितु योजनाओं को 100% सैचुरेशन के दृष्टिकोण से धरातल पर उतारा जी। मूलभूत आवश्यकताओं की, मूलभूत विषयों की चुनौती से जूझते हुए समाज को उनसे बाहर निकाल करके देश के लिए एक असेट साइड में ला करके खड़ा किया। और उसका परिणाम था, नीति आयोग के आंकड़े उठा करके देख लें, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े उठा करके देख लें, देश की दुनिया के दूसरे इकोनॉमी का एनालिसिस करने वाले ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स के आंकड़ों को उठा करके देख लें, मीडिया के वर्टिकल्स पे उठा करके देख लें। कुछ आंकड़ों में अंतर हो सकता है, कहीं 20 करोड़ होगा, कहीं 22 करोड़ होगा, कहीं 25 करोड़ होगा, कोई 30 करोड़ की बात कर रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा तबका ऐसा है जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके अब मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। वो न्यू मिडिल क्लास है।
तो आप दैट इज कह- एस्पायरिंग क्लास ऑफ आवर ओके, कंट्री। आप कह रहे हैं जो मिडिल क्लास और एक दूसरी क्लास के बीच में वो न्यू मिडिल क्लास है। नहीं जी, नई कोई क्लास नहीं है। मिडिल क्लास में जो नए लोग एंटर हुए हैं दैट इज न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, एक इसकी पॉलिटिकल साइड है, और पॉलिटिकल साइड ये है कि बीजेपी का जब से बीजेपी का जन्म हुआ तब से मिडिल क्लास जो है वो बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्ट बेच रहा है नेशन वाइड, स्पेशली अगर हम पूरे देश की बात करें अटल जी अडवाणी जी के युग से। सो उस मिडिल क्लास को 10 साल में बीजेपी की सरकार देने का बहुत प्रयास कर पा रही थी, लेकिन दे नहीं पा रही थी। इसीलिए इनकम टैक्स में भी राहत दी है, और इसीलिए जीएसटी में भी इतनी बड़ी राहत देने का प्रयास हुआ है, और इसका एक हमें रिजल्ट भी देखने को मिला। दिल्ली इलेक्शंस में आपने अरविंद केजरीवाल जैसे एक दिग्गज को चुनाव हरवा दिया, मतलब उनकी पार्टी चुनाव हार गई। देखिए- इसकी एक पॉलिटिकल साइड भी है शेखावत जी। इसको देखिए, हर निर्णय की में राजनीति खोजना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ में जुड़ा हुआ विषय है। जी, हमारे मन में नहीं होगा तो मीडिया के साथ ही आप लोग खोज देंगे, और आप लोग खोज करके हमारे सामने प्रतिपक्ष में बैठे हुए लोगों को सुझा देंगे, और वो उसका तंदूरा बजाने लगेंगे, नहीं हम नहीं समझा रहे, या प्रतिपक्ष वो लोग। बजाने लगेंगे तो आप उसको दिखाने लगेंगे, वैसी वर्षा दोनों हो सकता है। देखिए, मोदी सरकार के फैसले राजनीतिक स्वार्थ और हितों को लेकर के नहीं किए जाते। वहां मंत्र है देश हित सर्वोपरि, दल का हित उसके बाद में, और उसके बाद में कहीं व्यक्ति या कहीं किसी और का हित आता है। इसीलिए देश का हित लेकर के जब फैसले करते हैं, देश की जनता प्रतिसाद के रूप में जो है वो राजनीतिक दायित्व देती है, सफलताएं देती है, वो इनडायरेक्ट बेनिफिट है। लेकिन डायरेक्ट राजनीतिक के लाभ से और राजनीतिक दृष्टिकोण से फैसले जिन्होंने किए थे वो आज देश की राजनीति में हाशिए पर सिमट करके खड़े हो गए। नहीं, जब ऑपोजिशन के नेता बोलते हैं, बड़े बड़े नेता बोलते हैं, मैं सबका नाम लेना चाहूंगा तो समय निकल जाएगा सवाल में। वो कहते हैं कि टैरिफ से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा खेल खेला गया है। दैट्स अनदर वर्जन। व्हाट्स योर टेक? मैं याद दिला देता हूं, डिमोनेटाइजेशन जब होने वाला था उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे जी, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा उस समय कैसी टिप्पणियां की गई थी, लेकिन हुआ क्या था। मैं फिर कहूंगा, हर विषय को राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश करना, उस लेंस से देखने की कोशिश करना, और माइक्रोस्कोप लगा करके उसमें राजनीति ढूंढना और उसकी आलोचना करके अपने राजनीतिक स्वार्थों या महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं। इस 10 साल के कालखंड में लगातार इस तरह के प्रयास किए गए। एक बार पहले भी विफल हुए, एक बार फिर विफलता होगी। एक सिग्नल इकोनॉमी ने क्या दिया, उस लाइन में आप क्या बोलोगे? वन लाइन में कि एक नहीं, एक का अधिक 2,34,000 करोड़ रुपए देश की सरकार के पास में एक महीने का हाईएस्ट कलेक्शन अगर होता है, 60,000 करोड़ से यात्रा इकट्ठी होकर शुरू होकर के 2,34,000 करोड़ रुपए की दिखता है। मुझे लगता है ये निर्णय पर्याप्त है। अच्छा, ग्लोबल और परिपेक्ष- इसके अतिरिक्त देश की जनता पर कर का बोझ कम करने से देश की मैन्युफैक्चरिंग और विशेष रूप से जो हमारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो बेनिफिट होता है। देश की मेक इन इंडिया स्पिरिट को फायदा होता है। ये प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए देश की सरकार को ये निर्णय करना। ये पॉइंट ये तो सब पहले भी हो रहा था, अब क्योंकि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य को देखते हुए ये फैसला लिया। कोई आदमी अगर दौड़ना शुरू करे 400 मीटर की रेस में, जी, और वो 400 मीटर की फिनिश लाइन पे जाकर के बहुत तेजी के साथ में 3-4 कदम भर के दौड़े और फिनिश लाइन पे जीत जाए, क्या आप उससे ये प्रश्न करोगे कि दौड़ तो आप पहले भी तेज रहे थे, आज अभी लास्ट में जाकर के आपको 4 कदम क्यों दौड़ना पड़ा? तो आप आप तय कर दीजिए सब। तो चलिए, मैं जीएसटी की पॉलिटिक्स पे बात करता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ राहुल गांधी ने करवाया है, राहुल गांधी की वजह से सब कुछ हुआ है। फाइनली मोदी जी को राहुल गांधी की सुननी पड़ी, मोदी कैबिनेट को सुननी पड़ी। आपने ठीक से तो सुना था, नहीं, यही बोला है, जो बोला है मैं बता रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता आजकल ऑफ द कैमरा तो ये कहते हैं कि ये सब राहुल गांधी का किया धरा है, ये जो दुर्दशा है, दुर्गति है, ऐसा कहते हैं। जितने मेरे मित्र हैं, मैं जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं तो वो ऐसी बात करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सुना है आपने? वरना मैंने जो सुना जीएसटी मैं को लेकर के, जब जीएसटी लागू हुई तब से लेकर के आज तक हर मंच पे खड़े होकर के उन्होंने इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था। उन्होंने ये कहा था कि ये गब्बर सिंह टैक्स जो है ये देश का शोषण है। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, देश के उपभोक्ताओं के जेब खाली कर देगा। उन्होंने ये कहा था कि जब कभी भी हमारी सरकार बनेगी, उनको भी पता है कि नहीं बनेगी, लेकिन जब कभी भी बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे। अब जब देश की जनता दिवाली मना रही है, खुशियों के चरम पर है,
अपनी खींच मिटाने के लिए वो राहुल गांधी जी को श्रेय देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक कहाँ बात तो बहुत साहस के साथ कहते हैं, वो कहते हैं वोट चोरी करा है आप लोगों ने। वो हर दूसरे दिन कहते हैं, कह रहे वोट चोरी करा है। वो कुछ आंकड़े भी लेकर आ जाते हैं। नहीं, मैं तो अभी इस पर विचार कर रहा हूं। हम कुछ लोग बैठ करके सोच रहे हैं कि अब अगला वो क्या बात करेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव तक वो ईवीएम पर बात करते थे, उसके बाद में वो ईसीआई पर बात करते थे, उससे पहले वो कुछ और विषयों पे बात करते थे। अब की बार वो वोट चोरी तक पहुंचे। अगली बार क्या बात करेंगे, अपने तो चिंता उस पर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात को देश गंभीरता से नहीं लेता, ये सिद्ध हो चुका है। उनकी बात को लोग मजाक समझ करके उड़ा देते हैं। उनकी बात में कहीं कोई तथ्य नहीं है, कहीं कोई लॉजिक नहीं है, देश सारा जानता है। आपको लगता है वोट चोरी मुद्दा है क्योंकि कांग्रेस उस पर बहुत दमखम के साथ लगी हुई है? नहीं, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी के लोगों की मजबूरी है कि नेता जो कहेगा उसके उसी राग में राग उनको मिलानी पड़ेगी, सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। लेकिन देश की जनता इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानती है और पहचानती है। मैं तो इतना कहूंगा कि संविधान को जेब में रख करके हम संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं कर सकते। उसके लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करना पड़ता है। संवैधानिक संस्थाओं को जो है वो मजबूत करना पड़ता है। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना संविधान का अपमान करने के बराबर है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी निरंतर कर रहे हैं। कभी वो न्यायपालिका पे प्रश्न खड़ा करते हैं, कभी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे खड़ा करते हैं, कभी वो जांच एजेंसियों पे खड़ा करते हैं। पहले आपको याद होगा पिछले चुनाव के समय में रफाल्स को लेकर के उन्होंने कितने बड़े बड़े आजकल तो वो बम भी फोड़ रहे हैं। जितनी टोटल डील नहीं थी, उतनी से ज्यादा बड़ी डील। आप तो राजस्थान से आते हैं, पोखरण भी जाते रहते होंगे। वहां अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे दूसरे नंबर, पहले इंदिरा गांधी ने करा, फिर अटल जी ने वहां पर परमाणु लोकसभा क्षेत्र, आप ही का लोकसभा क्षेत्र है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, पॉलिटिकल हाइड्रोजन बम। देखिए, राहुल गांधी जी दिल्ली में हाइड्रोजन बम फोड़ने की कोशिश करते हैं और मोदी जी की सरकार पाकिस्तान में आतंकवादियों के किलों को ढहाने के लिए बम फोड़ती है। ये फर्क है, और ये फर्क देश की जनता बहुत स्पष्ट निगाहों से देखती है। उनको दिखाने की और समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, एक अगला इंपॉर्टेंट विषय है कि प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिवस। जी, वो कुर्सी की प्राप्ति के लिए इस तरह के दुष्प्रयास करते हैं, और हम देश का सम्मान बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए, देश के दुश्मनों का सफाया करने के लिए इस तरह से करें। देश की जनता जानती है, पहचानती है, देखती है, तभी तो वो हाशिए पर सिमटते हैं। अब कहीं एक कोने में रह गए हैं। जी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 17 सितंबर गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था। व्हाट इज योर मोदी स्टोरी यू वांट टू शेयर हियर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में लंबे समय से काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी चलती फिरती विश्वविद्यालय हैं। जब कभी भी उनसे मिलने का अवसर मिला है, चाहे किसी को भी, अगर वो अपने दिमाग की खिड़की खुली रख करके मिलता है तो वो वहां से कुछ न कुछ सीख करके आता है। वो अपने हर वाक्य से, अपने हर सुझाव से, अपनी हर समीक्षा से, कोई इंटरेस्टिंग किस्सा और आप अपने शेयर करना हर चाहेंगे? बातचीत से वो कुछ न कुछ आपको अवश्य रूप से सिखाएंगे। अनेक विषय हो सकते हैं, लेकिन किसी विषय को वो कितनी गंभीरता के साथ में पकड़ते हैं। मैं जब सांसद था, एक बार उनके पास में अपने लोकसभा क्षेत्र के किसी विषय को लेकर के गया था। मैंने विषय एयरपोर्ट के एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ विषय था, मैंने विषय उनके सामने रखा। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी मुझे क्रोनोलॉजिकली ये सब चीज लिख करके दे दो। 10 मिनट का समय था, मेरी बात तो लगभग 45 सेकंड में समाप्त हो गई थी। उठने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि बैठो, और क्या कर रहे हो। मैं उस समय एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैंने एक जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें हम लोग कुछ विषयों को लेकर के शोध करना चाहते थे। और हमने देश के दुनिया भर के ऐसे बच्चों से जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, उनसे कहा था कि देश की सरकार और प्रदेशों की सरकारें जो डिफरेंट स्कीम्स चलाती हैं, योजनाएं चलाती है, उन योजनाओं को आपस में जोड़ करके बेटर तरीके से सिंक्रोनाइज करके अच्छे रिजल्ट्स कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस पर हम स्टडी करें। जी,
हमने शॉर्टलिस्ट करके लगभग 2000 लोग जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से 350 लोगों को हमने साथ जोड़ा, जिसमें देश के हर आईआईटी, हर आईआईएम, हर एम्स, हर एनएलयू, हर प्रदेश और देश के फ्लैगशिप इंस्टीट्यूट्स के विद्यार्थी थे। सब लोगों ने उस पर काम किया, 3-4 महीने एक्सरसाइज की। हमने डिफरेंट सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, उस सेक्टर्स पे लोगों ने काम किया, उन्होंने जो है और अपनी तरफ से उस पर आइडिएट किया, उसको आगे बढ़ाया। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि मैं इस विषय पर काम कर रहा हूं। उन्होंने तुरंत अपने दोनों सहयोगियों को बुलाया और उनसे कहा गुजराती में कि ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम है, एक बार इसको समझिए। मुझे लगा, मैं नया नया संसद में आया था, मुझे भी लगा कि प्रधानमंत्री ने कहा समझिए, पीएम ऑफिस में कभी 5-10 दिन बाद इनको याद आएगी। मैं अपना बाहर निकल के भोजन करने जा रहा था, मुझे फोन आया कि आप कहाँ चले गए। मैंने कहा साहब रोटी खाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं पहले आप वापस आओ। तो मैंने कहा मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी नहीं है, मैं क्या बताऊंगा। कि नहीं आप आकर के ऐसे ही एक्सप्लेन करो। मैंने एक्सप्लेन किया 1 मिनट 10-15 मिनट में। तो उन्होंने कहा इसको आप मुझे लिख करके भेजो, भेज दिया। और उसके बाद में दूसरे दिन मुझे सूचना मिलती है कि प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि आपको पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग, जहां बीजेपी के सारे लोकसभा राज्यसभा के सांसद होते हैं, उन सब के साथ में सामने आपको प्रेजेंटेशन करना है। मैंने प्रेजेंटेशन किया, प्रधानमंत्री ने खुद उस प्रेजेंटेशन पर अपना वक्तव्य 10 मिनट तक उसकी भूमिका रखी। उसके बाद में उसको कंक्लूड उन्होंने खुद ने किया। एक नए सांसद जिसकी दिल्ली में कोई पहचान नहीं है, उसके किए हुए काम को किस तरह से महत्ता देना और उसकी उपयोगिता को पूरी संसद के सारे सदस्यों के सामने सिद्ध करना। सब अपने व्यक्ति की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जो हुनर उनका है, उन्होंने उनको नरेंद्र मोदी बनाया है। जी जी जी, बिल्कुल आखिरी राउंड है और समय भी बिल्कुल समाप्त हो गया। तो एक एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा। रैपिड फायर राउंड है और आपके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है, सरल सवाल है आपके लिए। बिल्कुल बड़ा नेता कौन है, राहुल गांधी है या तेजस्वी यादव है आपकी राय में? चूज वन। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव है। ओके, राहुल गांधी जी बेचारे हो गए। अब बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सीट डिवाइड होंगी तब देख लेना कौन है। जी जी जी, जीएसटी रिफॉर्म जरूरी या मजबूरी, चुनावी मजबूरी बिहार की? देश के लिए आवश्यक है। देश के लिए आवश्यक है। और आखिरी पॉइंट, जेनजी पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेपाल जैसे हालात यहां ना बन जाए। देश का भविष्य और भारत का जेनजी जिस तरह से देश के विषयों को लेकर के जिम्मेदार है, पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव, ये इस बात का परिचायक है। पर राहुल जी को जेनजी से ही उम्मीद है। उसके परिणाम इस बात से परिचायक हैं कि देश का युवा देश के परिवर्तन और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा और खड़ा है। देश का, पर राहुल गांधी को जेनजी से उम्मीद है काफी। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे आने के लिए। जोरदार तालियों से धन्यवाद करिए गजेंद्र सिंह शेखावत का, केंद्रीय मंत्री।